आप जिस भाषा में बात करते हैं, कहीं आपकी मातृभाषा खतरे में तो नहीं, और कहीं आपकी मातृभाषा इस देश से खत्म तो नहीं होने वाली है? जी हाँ, कुछ इसी तरीके का सवाल इस देश के नागरिकों के मन में 1955 और 56 में उठा था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा यह कहा गया था कि अब भारत में जो नए राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनेंगे। स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक ऐसा ऑफिसर होता है इस देश में जो इस देश की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब वो कम्युनिटी या वो लोग होते हैं जिनकी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या इस देश में नहीं के बराबर होती है या बहुत कम होती है, जैसे पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहानी शुरू होती है 1947 से। 1947 में जब देश आजाद होता है तो इस देश के अलग अलग कोनों में एक डिमांड ये उठती है कि जब भारत को अलग अलग डायनेस्टीज से मिलाकर जोड़कर एक देश बनाया गया है और अब अलग अलग प्रोविंसेस या राज्य बनाने की बात हो रही है, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। आज के आंध्र प्रदेश में रहने वाली तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी ने वन ऑफ द सबसे पहले टाइम पे या फिर इनिशियल डेज में ही इसी तरीके की डिमांड उठाई थी, और इसी तरीके की डिमांड हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी उस वक्त के नागालैंड डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का पार्ट होता था वहां से उठती हुई दिखी थी। और इसी डिमांड को सही या गलत बताने के लिए सबसे पहले धर कमीशन, और धर कमीशन ने यह कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। उसके बाद ये प्रोटेस्ट नहीं रुके और उसके बाद जेवीपी नाम की एक और कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, और इस जेवीपी कमेटी ने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। लेकिन इसके बाद भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की जो ये डिमांड या मांग है वो बहुत ज्यादा हिंसक या वायलेंट हो गई, और इसी के मद्देनजर पंडित नेहरू की सरकार ने सबसे पहले 1953 में फजल अली कमीशन बनाई। इस फजल अली कमीशन में कुल मिलाकर 3 मेंबर्स थे, जिसमें चेयरमैन थे फजल अली, इसके अलावा एच.एन. कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर। और इस फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की और यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, जिसके तहत 1956 में आंध्र प्रदेश इस देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसे भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। लेकिन इसके बाद हमारे देश की भाषाएं 2 अलग अलग भागों में बंट गई। एक वो लैंग्वेजेस जिनको बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक जिनको बोलने वाली भाषाओं के लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम थी, जिसके एग्जांपल्स जस्ट मैंने आपको अभी दिए हैं। तो वो कम्युनिटी जिनकी भाषाएं बहुत कम लोग बोलते हैं, उनकी भाषाओं पर खतरा मंडराने लगा, और ये ऐसा लगने लगा कि शायद इनकी भाषाएं आने वाले वक्त में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। लेकिन भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक को प्रोटेक्ट करना और उनकी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर, ट्रेडिशन और लिटरेचर सीधे सीधे भाषाओं से जुड़ा है, और अगर हम अपनी भाषाओं को नहीं बचा पाएंगे तो शायद हम अपने लैंग्वेजेस के साथ साथ अपनी हिस्ट्री को भी नहीं बचा पाएंगे। और उसी पर्टिकुलरली लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाई गई, जिसे हम लोग स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहते हैं। और इसकी आगे की कहानी क्या है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब यहाँ पर भारतीय सरकार ने यह तय कर लिया कि अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को यहां पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर कंडक्ट किया गया, और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया जिसे हम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के नाम से जानते हैं। और इसी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल नंबर 350 क्लॉज बी को लाया गया, और उसमें यह कहा गया कि इस आर्टिकल 350 क्लॉज बी के तहत एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा, जो इन पर्टिकुलरली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और इनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम लोग इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स को देखने की कोशिश करें इस स्पेशल ऑफिसर के, तो सबसे पहली बात यह समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी गई है उसको इंप्लीमेंट करने का काम
साथ ही साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का काम, उनके जो अधिकार हैं उनको बचाने का काम, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और उनकी कम बोले जाने वाली लैंग्वेज को यहां पर पूरी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ये इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रोविजंस भी ऐड किए गए, जैसे कि आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का हेड ऑफिस आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। वैसे जब 1956 में इसे बनाया गया था तो पहले वो इलाहाबाद में था, बाद में इलाहाबाद से नाम हटाकर जब प्रयागराज किया गया तो प्रयागराज में था, लेकिन आज की तारीख में आपको दिल्ली में ही देखने को मिलता है। अब इस स्पेशल ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन इस स्पेशल ऑफिसर का एक डेप्यूटी ऑफिसर भी होता है, यानी कि एक असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है, और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी में भी इस पर्टिकुलर ऑफिसर के अलग अलग जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो पाए जाते हैं। देखने की बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के अंडर आता है, और इस स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मेजर फंक्शन एक ये भी है कि इसे एक साल में अपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, और वो पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को जाती है, वहां से वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल या सदन पर रखते हैं, उस रिपोर्ट पर अलग अलग तरीके के रिकमेंडेशंस लिखे होते हैं, अलग अलग तरीके की योजनाएं लिखी होती हैं, जिस पर अलग अलग तरीके के डिस्कशंस किए जाते हैं, और जो डिस्कशन सही लगते हैं पार्लियामेंट को वो इंप्लीमेंट कर लिए जाते हैं। इस तरीके से इनका जो बेसिकली फंक्शन है वो पूरी तरीके से यहां पर लिया जाता है। अब ये जो बेसिकली आपका स्पेशल ऑफिसर जो भी रिकमेंडेशन देता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होते, यानी कि बाध्यकारी नहीं है संसद इनकी किसी भी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग से रिलेटेड, वो सारे स्पेशल ऑफिसर यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, और यहाँ पर जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक है उनके कांटेक्ट में लगातार रहते हैं स्पेशल ऑफिसर, ताकि क्या जरूरतें हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन की इनको जरूरत है, उन जरूरतों को एक एक करके यहाँ पर पूरा किया जा सके। यहां तक कि अगर किसी भी माइनॉरिटी को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की हम बात करें, अगर उन्हें अपनी लैंग्वेजेस से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई शिकायत होती है तो वो शिकायत भी इस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास दर्ज कराते हैं, और उस पर यहाँ पर जो एक्शंस है वो लिए जाते हैं, यानी कि सारी की सारी मीटिंग्स के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहां पर इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब एक खास तरीका समझने की कोशिश करिए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लैंग्वेजेस को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक ले लेते हैं लैंग्वेज संस्कृत। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 25,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। अब अगर संस्कृत को हमें बचाना है तो हम ये देखते हैं कि स्कूल के सिलेबस में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट रखा जाता है। संस्कृत में आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं, यहां तक कि आप पीएचडी कर सकते हैं, दूसरे कोर्सेस आप संस्कृत में कर सकते हैं, जिनसे थ्रू आप नौकरी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल टीचर संस्कृत के बन सकते हैं। संस्कृत में आप लिटरेचर लिख सकते हैं, संस्कृत में कई किताबें छपती हैं, न्यूज़पेपर छपते हैं, मैगजीन छपते हैं, यहां तक कि जिस यूपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप संस्कृत लिटरेचर एज एन ऑप्शनल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं, जिससे कि पर्टिकुलरली इस लैंग्वेज को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और इसके अलावा जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की जिम्मेदारी भी स्पेशल ऑफिसर की ही रहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें तो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में है, और एक इतनी छोटी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इन सारी की सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एक तरीके से हैंडल कर पाए, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे पाए, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, यानी मुश्किल की बात हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हम लोग इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को इतना प्रोटेक्शन दे क्यों रहे हैं? क्योंकि किसी भी देश की आइडेंटिफिकेशन उस देश के इतिहास से जानी जाती है। आप किसी भी देश के इतिहास को तब समझ सकते हैं जब इतिहास में शामिल जो लिटरेचर है, जो लेख हैं, जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, अगर आप उन्हें पढ़ पाएं, और वो जो लेख कहानियां हैं वो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस में है, यानी कि बेसिकली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लैंग्वेजेस में है। तो अगर आप अपने देश की आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को बचाना चाहते हैं, अपने देश से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपको यहाँ की जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं और जो बेसिकली माइनर लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो गिनी चुनी मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस हैं वो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को ओवरलैप कर लेंगी और ना जाने कितने लिटरेचर हमसे दूर चले जाएंगे।
आप ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखिए, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई और है, मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा तमिल है या बंगाली है या मराठी है या गुजराती है या सिंधी है, तो क्या आप अपनी भाषा बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और क्या आपको अपनी भाषा में लिखना भी आता है? अगर आप ये तीनों काम कर सकते हैं तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक काम अगर अपनी भाषा में नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया, और अगर आपने अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपकी आने वाली जनरेशन भी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए जरूरी है इस देश की माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक्स को बचाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मातृभाषा को बचाने की जिम्मेदारी आपकी हो और आपके आसपास के कम्युनिटी और लोगों की हो, और ये अवेयरनेस आप जगाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।